नमस्कार दोस्तों, 25 जून 1975 वो तारीख थी जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी सरकार की सिफारिश पर देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी थी। देश के अंदर दोस्तों इमरजेंसी लग चुका है। इसका ऐलान अगली सुबह यानी कि 26 जून को खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक रेडियो संदेश के माध्यम से किया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। 25 जून 1975 को लगाया गया ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक लगातार देश में करीब 21 महीनों तक चलता रहा, जिसको देश के इतिहास में डार्क डेज ऑफ फ्री इंडिया के रूप में जाना जाता है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में 12 जुलाई 2024 को बीजेपी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह इसके ऊपर एक्स पर लिखते हैं, यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के अमानवीय दर्द को झेला था। इतना ही नहीं दोस्तों, 2024 के अंदर संविधान को बचाने वाले राहुल गांधी ने भी 2021 के अंदर प्रोफेसर खुर्शीद बासु को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी लगाने का फैसला था वो एकदम गलत था और इमरजेंसी के दौरान जो भी हुआ वो एकदम गलत हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि उस टाइम पे ऐसा क्या कारण हुआ था जिसके कारण इंदिरा गांधी को उस टाइम पे इमरजेंसी लगानी पड़ी। और दोस्तों ऐसा क्या हुआ था इमरजेंसी के दिनों में जिसकी वजह से उन दिनों को डार्क डेज ऑफ फ्री इंडिया के रूप में जाना जाता है। और क्या है दोस्तों आखिरकार इमरजेंसी 1975 का पूरा सच जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द डिक्टेटरशिप ऑफ इंदिरा गांधी इमरजेंसी 1975 की पूरी कहानी। दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति को देश के अंदर इमरजेंसी घोषणा करने का पूर्ण अधिकार होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की रिटर्न रिकमेंडेशन पर हमारे देश का राष्ट्रपति हमारे देश के अंदर एक इमरजेंसी घोषणा कर सकता है। जब भी दोस्तों हमारे देश के अंदर इमरजेंसी की घोषणा होती है तो जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको एकदम सस्पेंड कर दिया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी तब लगाया जाता है जब देश या किसी राज्य पर अकाल, बाहरी देशों के आक्रमण या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर जैसी कोई प्रॉब्लम हो। एक बात दोस्तों मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने ही हमारे देश के अंदर पहली बार कोई इमरजेंसी नहीं लगाया था, बल्कि इससे पहले भी 1962 और 1971 में भी इमरजेंसी लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही इमरजेंसी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह थी और वो थी दोस्तों भारत चीन युद्ध और दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध। 1975 में लगाया गया इमरजेंसी भी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंडर ही लगाया गया था, जिसका कारण इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक अस्थिरता को बताया था। लेकिन दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे जो कारण बताया था असल में वो कारण था ही नहीं, बल्कि इसकी जो सच्चाई है वो तो दोस्तों कुछ और ही है। अब चलिए दोस्तों हम इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं और हम जानते हैं कि आखिरकार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया ही क्यों था। दोस्तों साल 1966 में प्रधानमंत्री बनते ही इंदिरा गांधी ने सबसे पहले सरकार और कांग्रेस पार्टी को लगभग फुल कंट्रोल कर लिया था। और साथ ही दोस्तों इंदिरा गांधी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पावर्स होती है उन पावर्स को कैबिनेट के बजाय प्रधानमंत्री सचिवालय के अंदर केंद्रित कर दिया था। उसके बाद दोस्तों 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने अपनी चतुराई से अपने जो भी प्रतिद्वंदी थे उनको अलग कर दिया और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे दो गुटों में बट गई। इंदिरा गांधी की पार्टी का नाम रखा गया था उस टाइम पे आर और जो दूसरी पार्टी थी सामने वाली उसका नाम रखा गया था ओ। कांग्रेस ओ जिसको सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है और कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की ओर थी जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सांसदों के एक बड़े भाग ने प्रधानमंत्री का साथ दिया था। धीरे धीरे दोस्तों इंदिरा गांधी का जो इफेक्ट था उतना ज्यादा बढ़ गया कि कांग्रेस विधायक दल द्वारा चुने गए सदस्यों के बजाय
वो अपने अनुसार सदस्य चुनती थी और अलग अलग स्टेट्स के सीएम उनको अपने अनुसार बना सकती थी। जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का नेशनलाइजेशन व सितंबर 1970 में राजभत्ते की समाप्ति के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को जनता का भरपूर समर्थन मिला। असल में दोस्तों इंदिरा गांधी ने 1969 के अंदर जो भारत के 14 बड़े बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया और भारत के बैंकों पर जो अमीर लोगों का कब्जा था उसको पूरी तरह से दूर कर दिया और साथ ही राज परिवारों को जो भत्ता मिल रहा था उसको भी उस टाइम पे खत्म कर दिया 1970 के अंदर। इसके बाद इंदिरा गांधी की जो इमेज थी वो एक गरीब मसीहा के रूप में लोगों के सामने बन गई। इन सभी डिसीजंस के बाद दोस्तों इंदिरा गांधी को गरीब समर्थक, धर्मनिरपेक्ष और पूरे देश के विकास के रूप में एक आयरन लेडी के रूप में देखा गया। उसके बाद दोस्तों साल 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया जो लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों को लग रहा था कि अब सिर्फ इंदिरा गांधी ही गरीबों के लिए लड़ रही है। यही कारण था कि मार्च 1971 के आम चुनाव में कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 352 सीटों के साथ जबरदस्त जीत मिली थी और इंदिरा गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को आजाद करवाया। इसके लिए उनको अगले महीने ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद दोस्तों इंदिरा गांधी उस टाइम पे इतनी ज्यादा प्रभावशाली बन चुकी थी कि जो लोग उसको तानाशाह बताते थे यानी अपोजिशन लीडर वाले, वो भी उस टाइम उनको दोस्तों दुर्गा के समान मानने लग गए थे। लेकिन दोस्तों इंदिरा गांधी के राजनीति जीवन में उथल पुथल का दौर तब आया जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके राजनीतिक जीवन को खत्म करने वाला एक फैसला सुना दिया। असल में 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और 1 लाख वोटों से वो चुनी गई थी। इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राजनारायण को हराया था। एक बात दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो राजनारायण थे वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक समाजवादी नेता थे और इंदिरा गांधी से कई सारे मामलों के ऊपर उनके राजनीतिक मतभेद थे, इसलिए वो कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से ही चुनाव लड़े और लगातार हारते रहे। साल 1971 के अंदर भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी की इस जीत को उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक चुनौती दे दी थी। राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इलेक्शन फ्रॉड और चुनाव के लिए स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल का केस दर्ज कराया। राजनारायण के वकील शांति भूषण ने गवर्नमेंट मशीनरी के मिसयूज करने का एक शानदार उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का एक पुख्ता सबूत था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट मशीनरी और रिसोर्सेज का मिसयूज किया है, इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनके चुनाव को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और लोकसभा सीट से उनको रिमूव कर दिया। साथ ही दोस्तों न्यायालय ने एक और फैसला दिया कि अगले 6 सालों तक वो किसी भी चुनाव को नहीं लड़ सकती। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत भी मिली और वो राहत दोस्तों ये थी कि नई व्यवस्था होने तक यानी कि अगला प्रधानमंत्री बनने तक कांग्रेस पार्टी को 3 हफ्तों का समय दिया गया था, यानी कि अगले 3 हफ्तों तक इंदिरा गांधी अपनी सरकार चला सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अगले दिन यानी कि करीब 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक रैली की शुरुआत की। जयप्रकाश नारायण ने स्टूडेंट्स, सोल्जर्स और पुलिस वालों से अपील की कि वे इस सरकार के आदेशों को ना माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बोल दिया है। बस दोस्तों सबसे बड़ा यही कारण था जिसके बाद इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर इमरजेंसी लगाने का एक कड़ा फैसला ले लिया। इंदिरा गांधी को लगा कि जयप्रकाश नारायण की इस रैली के बाद सेना उनका तख्ता पलट कर सकती है और इस प्रकार से जो उनकी पीएम की कुर्सी है वो भी दोस्तों उनसे छीन सकती है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार 25 जून 1975 की सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय को इंदिरा गांधी के असिस्टेंट R.K. धवन फोन करते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री निवास पर बुलाते हैं। अगले करीब 2 घंटों तक सिद्धार्थ राय और इंदिरा गांधी देश की स्थिति पर बात करते हैं। इस पर दोस्तों इंदिरा गांधी उनसे कह रही थी कि हमारे देश के अंदर अभी अव्यवस्था फैल रही है। गुजरात और बिहार की जो विधानसभाएं हैं वो पूरी तरह से भंग हो चुकी है
इस तरह तो विपक्ष की मांग जो है उनका कभी कोई अंत ही नहीं होगा और हमें कोई कड़ा फैसला लेने की जरूरत है। कुछ घंटों के बाद दोस्तों इंदिरा गांधी को सिद्धार्थ रॉय बताते हैं कि आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए वो धारा 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा कर सकती है। इसके बाद सिद्धार्थ रॉय और इंदिरा गांधी दोनों शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और सारी बात फखरुद्दीन अली अहमद को समझाई गई। इस पूरी बातचीत के बाद दोस्तों राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप इमरजेंसी के मुझे कागज भिजवाइए। इसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ रॉय ने इंदिरा गांधी के सचिव पीएन धर को ब्रीफ किया और धर ने अपने टाइपिस्ट को बुला के इमरजेंसी की घोषणा के प्रपोजल को डिटेक्ट करवाया। सारे कागज के साथ आर के धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे और आधी रात को फखरुद्दीन अली अहमद के सिग्नेचर के बाद भारत में इमरजेंसी लागू कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम पर अपने संदेश के अंदर इंदिरा गांधी ने दोस्तों ये कहा कि जिस तरह देश का माहौल है, सेना, पुलिस और अधिकारियों को एक व्यक्ति यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा भड़काया जा रहा है, उसमें जरूरी हो गया है कि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जाए ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, इंदिरा गांधी की जो रियल डिक्टेटरशिप है ना, वो तो इमरजेंसी के बाद शुरू हुई थी। इमरजेंसी लागू होने के साथ ही सरकार ने हजारों प्रदर्शनकारियों और नेताओं को पुलिस बल का इस्तेमाल करके गिरफ्तार कर लिया, जिसमें दोस्तों कई सारे नेताओं के नाम शामिल थे, जैसे विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, राज नारायण, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, जयपुर की रानी गायत्री देवी और अन्य विरोधी नेताओं को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही दोस्तों आरएसएस और जमाते इस्लामी और अन्य राजनीतिक संगठनों पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। साथ ही इस इमरजेंसी के तुरंत बाद हमारे देश के अंदर जो प्रेस और मीडिया थी उस पर भी पूरी तरह से लगाम लगा दी गई। विकिपीडिया की दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत 34,938 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और भारत रक्षा अधिनियम के तहत 75,818 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा दोस्तों इमरजेंसी शासन के दौरान ट्रेड यूनियनवाद पर नकेल कसी, हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वेतन में रोक लगाई और बोनस को समाप्त ही कर दिया गया। विकिपीडिया की दोस्तों आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 1976 में जब AITUC ने बोनस में कटौती का विरोध करने के लिए एक दिन की हड़ताल का आयोजन किया, जिसके जवाब में सरकार ने 30 से 40 हजार मजदूरों को ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोस्तों सभी कोयला खदानों के अंदर जो मजदूर थे उनको कम सैलरी के साथ काम करने के लिए सरकार ने मजबूर किया और साथ ही जितनी भी कोयला खदानें थी उनको 7 दिन ओपन भी कर दिया। विकिपीडिया की दोस्तों आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार 27 दिसंबर 1975 को धनबाद के पास चास नाला कोयला खदान में भारतीय इतिहास की सबसे घातक खनन आपदा हुई, जिसमें खदान में करीब 100 मिलियन गैलन से अधिक पानी भर जाने के कारण 375 मजदूरों की जान चली गई। इतना ही नहीं दोस्तों, न्यायपालिका को भय और प्रलोभन से प्रभावित करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखने वाले कई ऐतिहासिक निर्णयों को या तो पलटवा दिया गया या कमजोर करवा दिया गया, जिससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म सा हो गया। इमरजेंसी के दौरान दोस्तों जो लोग 1 लाख से ज्यादा कमा रहे थे उन पर सरकार ने करीब 66% से एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, जो भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा टैक्स था। सितंबर 1976 में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें करीब 1 साल में 8.3 मिलियन लोगों की नसबंदी की गई। इसके अलावा संजय गांधी ने शहरी नवीनीकरण के कार्यक्रम की शुरुआत भी इमरजेंसी के दौरान ही की थी और अकेले दिल्ली में इतना ज्यादा विध्वंस किया गया कि यहाँ से करीब 7 लाख लोगों को विस्थापित किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों इन 21 महीनों के दौरान इंदिरा गांधी की जो तानाशाही थी वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। अगर इनके खिलाफ कोई बोलता या लिखता तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाता या फिर उसको मार दिया जाता। इसके बाद दोस्तों करीब 2 सालों के बाद 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर दी और मार्च के अंदर वापस चुनाव कराने की सिफारिश भी कर दी। 21 मार्च 1977 को आधिकारिक तौर पर इमरजेंसी को समाप्त कर दिया गया
और कई विपक्षी नेताओं को भी रिहा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इस चुनाव के अंदर इमरजेंसी लगाने का जो फैसला था इंदिरा गांधी का, उसका पूरा असर दिखा और रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी भी चुनाव में बुरी तरह से हार गई। इसके बाद दोस्तों जनता पार्टी भारी बहुमत से फिर से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। इस तरह से दोस्तों करीब 21 महीनों के बाद हमारे देश के अंदर फिर से एक नई सरकार आई और एक नई कानून व्यवस्था आई और इमरजेंसी का जो ये इतिहास था वो हमारे भारत के इतिहास में एक काला इतिहास बन के रह गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सुझाव है और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना। अगर आज का वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। 3 दिन हम रिसर्च करते हैं, 2 दिन हम वीडियो एडिट करते हैं और 1 दिन इस वीडियो को हम बनाने में लगाते हैं। तो एक वीडियो बनाने में ऑलमोस्ट हमारे 5 से 6 दिन लगते हैं। तो उन 6 दिनों के लिए प्लीज एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का